दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा जीव विज्ञान का 13 नंबर का लेक्चर है। कुल 550 लेक्चर इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया हूं, जिसमें कुल 8 विषय मैंने आपको पढ़ाया। जीव विज्ञान हम लोगों ने 551 नंबर से पढ़ना शुरू किया, तो आज हमारा 563 नंबर की क्लास है। अगर आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 16,890 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और स्पेशली आज हम मोनेरा जगत के जीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न दोस्तों आज एक ही क्लास में मैं लेकर हाजिर हूं। ठीक है, तो आप मुझे मौका दीजिए और हमारे पेड कोर्स में कम से कम डेमो जरूर देखिएगा। डेमो पसंद आए तो क्लास जरूर आप ज्वाइन करें, यही आपसे निवेदन है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि जीवाणु जो है ये किस जगत या किस समूह में आता है। ये बैक्टीरिया जो है दोस्तों ये किस समूह में आता है, तो साफ साफ ऊपर लिखा हुआ दोस्तों कि यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा जगत का यह जीव है, ये आप याद रखेंगे। जो बैक्टीरिया है दोस्तों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये मोनेरा जगत का जीव है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों दो बातें और याद रखेगा कि जीवाणु जो होते हैं दोस्तों यह एक कोष की भी होते हैं, बहुकोष की भी होते हैं। ज्यादातर तो एक कोष की ही होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं एक कोष की होते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों बहुकोष की भी आपको नजर आएंगे, मिल सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और बात याद रखेगा, यह प्रोकैरियोटिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं इन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो कम से कम जीवाणु के बारे में ये 3 बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर दोस्तों एक कोष की, फिर बता रहा हूं, अब कमेंट करके मत परेशान कर देना कि सर बहुकोष की नहीं होते हैं। भाई कुछ मेरा भी रिसर्च है, कुछ मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, ज्यादातर दोस्तों एक कोष की होते हैं, बहुत कम बहुकोष की होते हैं, लेकिन ये होते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जीवाणुओं की खोज पहली बार दोस्तों किसने किया था, तो इनका नाम था लीवेनहॉक। क्या नाम था दोस्तों, एंटोनी लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेन, ठीक है, लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने दोस्तों खोज किया था, और इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता भी दोस्तों कहा जाता है। तो एक आध लाइन जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, वो फैक्ट भी याद रखें, क्योंकि यहां जीव विज्ञान का पिता वैसे तो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन अगर इसी के साथ आगे लिख दे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, तो आप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहां पूछ दे जीव विज्ञान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, तो तब आप क्या बताएंगे, तब आप अरस्तु का नाम लीजिएगा। ठीक है, तो सब समय के साथ नई नई बातों को भी पढ़ते रहिए। करा जीवाणु क्या होते हैं, बता तो दिया कि जीवाणु जो होते हैं एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये एक तरह के क्या होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी याद रखेगा कि यह एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। ठीक है, एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि ज्यादातर हम एक कोश की देखते हैं। इसके अलावा एक लाइन का फैक्ट और आप यहां पे लिखिएगा कि दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, तो लिखेगा कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, ऐसे लिखेगा, कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव। ठीक है, केंद्रक झिल्ली या नहीं पाई जाती है, ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, बहुत बड़ी विशेषता दोस्तों। इस तीसरी बात को भी दोस्तों आप बहुत अच्छे से याद रखेगा। प्रोकैरियोटिक जीव है तो याद ही रखिएगा, और साथ साथ ही वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए क्या क्या सवाल बन सकता है बैक्टीरिया से, कैसे कैसे करा। जीवाणु दोस्तों कहां पाए जाते हैं, जैसे भगवान कहां पाए जाते हैं, हम कहते हैं हर जगह ईश्वर है। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक
धरती के अंदर और धरती के बाहर हर जगह भगवान है, उसी तरह से हर जगह जीवाणु है। ठीक है, जैसे भगवान हर एक जगह पाए जाते हैं वैसे जीवाणु भी हर जगह दोस्तों। तो याद रखेगा प्रायः सभी स्थानों पर। ठीक है, प्रायः सभी स्थानों पर। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन में आपको 2-3 चीजें देता है, जैसे तप्त जल में देता है। ठीक है, क्या तप्त जल में पाए जाते हैं? गर्म जल। ठीक है, क्या तप्त जल में पाए जाते हैं जीवाणु? हाँ, तप्त जल में भी पाया जाता है। क्या बर्फ में पाए जाते हैं? ठीक है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में बर्फ है, क्या वहां? हाँ, वहां भी पाए जाते हैं। चाहे तप्त जल की बात कीजिए, चाहे बर्फ की बात कीजिए, चाहे कंदराओं की बात कीजिए, गुफाओं की बात कीजिए, कहां की बात कीजिए, चाहे कंदराओं की बात कीजिए, सभी स्थान में सब आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी जगह पे दोस्तों जीवाणु पाए जाते हैं। या यहां तक छोड़िए, ये मनुष्य की आंख, मनुष्य की शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हाँ, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर के भीतर भी दोस्तों ये जीवाणु पाए जाते हैं हर जगह। जैसे ईश्वर का वास भी शरीर में होता है, उसी तरह से बैक्टीरिया का वास हर जगह है। ये आप याद रखिए, तो अलग से कुछ ना पूछिएगा। ये मैं तो इसलिए बता दिया ना, कई बार बच्चा सोचता लगता पानी गर्मा दिए बैक्टीरिया खत्म हो गया। नहीं, निष्क्रिय हो जाता है, होता वहां भी हर जगह है। गर्म पानी में भी है, बर्फ में भी है, कंदराओं में है, धरती पे, आसमान में, पहाड़ पे, जमीन पे, मिट्टी में, हर जगह बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। करा कुछ जीवाणुओं द्वारा एक कठोर ढांचेनुमा संरचना का निर्माण किया जाता है। अच्छा, जो इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। ठीक है, यह ढांचा दोस्तों क्या करता है, जब कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो ढांचा उसकी रक्षा करता है। इस ढांचा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एंडोस्पोर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इस ढांचा को एंडोस्पोर कहा जाता है, या हिंदी में अंतःविजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःविजाणु या इंडोस्पोर्म। ठीक है, इंडोस्पोर्म दोस्तों कहा जाता है। ये आप शब्द याद रखेंगे थोड़ा सा। स्पोर मत लिखिए, स्पोर, स्पोर, स्पर्म नहीं। ठीक है, इंडोस्पोर, ये एक ही बात है। ये दोस्तों एक ढांचा की तरह रक्षा करते हैं। मैं दिखा दूं आपको, आइए देखिए। ये दोस्तों बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया देखिए अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया। ये ढांचा जो बना है ना, यही ढांचा दोस्तों क्या है, ये बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। अंतःविजाणु दोस्तों इसे कहा जाता है। तो नाम बस आप याद रखेंगे। करा जिस जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैगेला होता है। ठीक है, फ्लैगेला दोस्तों एक तरह से पूंछ होता है। ठीक है, धागे नुमा पूंछ। ठीक है, धागे नुमा पूंछ होता है, इसी को फ्लैगेला बोलते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए जीवाणु के केवल एक सिरे पर अगर फ्लैगेला हो, तो देखिए ऐसे दोस्तों जीवाणु होता है, ये पूरा पैक होता है और इसके एक सिरा पर दोस्तों ऐसे पूंछ नुमा आकृति होती है। इसे कशाभिका बोलते हैं। इस फ्लैगेला को क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है कशाभिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है कशाभिका कहा जाता है। ये नई चीजें याद रखेंगे। अब सवाल आता है कि मान लीजिए पूंछ एक है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? एक मतलब होता है मोनोट्राइकस कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जब पूंछ एक होता है तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं मोनोट्राइकस। मैं अलग अलग लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एक निकला है ना, ये गुच्छे जैसा हो जाता है, एक ही जगह से कई सारे निकल जाते हैं। तो जब गुच्छा बन जाए ना, तो उसे लोफो कहा जाता है, लोफोट्राइकस। ठीक है, तो कब दोस्तों? जब गुच्छा बन जाए तब क्या जाता है? लोफोट्राइकस। इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। जब दोस्तों क्या बन जाए? जब गुच्छा बन जाए। ठीक है, ये इसी फ्लैगोला का। ठीक है, फ्लैगेला जो है दोस्तों, जब फ्लैगेला का गुच्छा बन जाए तब उसके, अच्छा ये गुच्छा मतलब गुच्छा एक तरफ भी हो सकता है, दोनों ओर भी हो सकता है, भी याद रखेगा। कोई जरूरी नहीं गुच्छा एक ही सिरा पे होगा। गुच्छा एक सिरे पे भी हो सकता है, ढेर सारे हो जाएं जब एक सिरे पे या दूसरे सिरे पर, तब उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। लोफोट्राइकस क्या कहते हैं दोस्तों? तब इसे कहा जाता है लोफोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। और कभी कभी होता क्या है कि इस बैक्टीरिया के पूरे शरीर पर, इस अंतःबीजाणु पर अलग अलग जगह से धागेनुमा संरचना बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए।
जैसे एग्जाम्पल देखिए ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों ये धागेनुमा संरचना ऐसे बन गया, तो यही क्या है दोस्तों, ये लोफोट्राइकस है। ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लोफो, और नीचे लिखिए ट्राइकस, ठीक है। इसी को लोफोट्राइकस कहते हैं। एक और संरचना याद रखिए, कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, देखिए ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया हो गया और इसके पूरे शरीर पर ऐसे हो जाता है, पूरे शरीर पर, ठीक है। ऐसा पीछे की एग्जांपल दिखाता हूं, एक इमेज देखिए यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर गुच्छा वाला नजर आ रहा होगा, तो ये गुच्छा दिख रहा है ना, तो ये जो गुच्छा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका गुच्छा वाला, और ये पूरे शरीर वाला हो गया, और यहां सिर्फ एक वाला, इसीलिए मैंने इसको 3 बना के रखा है। तो आप समझिएगा कि अगर ये पूरे शरीर पर ये फ्लैगेला निकल गया, तब दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं, तो अंदर लिखेगा पेरी और नीचे लिखेगा दोस्तों ट्राइकस, ठीक है। इसे कहते हैं पेरीट्राइकस। तो 3 आपने हो गया, एक लोफोट्राइकस, एक पेरीट्राइकस, और एक जो है अकेले होता है तो उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। थोड़ा लग रहा होगा कि सर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होने की वजह से तो व्यूज नहीं आता है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, भाग जाता डर के मारे। अब भागो, मैं नहीं भागने वाला। मैं अपने जीवन में बचपन से मैं ऐसा हूं, मैं अगर अपने जीवन में ठान लिया मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे एक सिंगल बच्चा देखने वाला ना हो। कितने लोग मुझसे कहते हैं सर पढ़ाने का फायदा क्या मिल रहा है, जब कोई देख ही नहीं रहा वीडियो तो पढ़ाने का फायदा क्या है। तुमको नहीं समझ में आएगा क्या फायदा, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। 4 साल बाद फायदा देखना, यही वीडियो ढूंढ कर देखेंगे बच्चे, ये ढूंढ कर देखते हैं बच्चे। जब पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा तब उनको लगेगा अरे नितिन सर ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आज तीर मार रहा हूं आज नहीं दिख रहा, तब दिखेगा, ठीक है। करा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी होता है, तो कोशिका भित्ति, जिसे आप सेल वॉल कहते हैं। तो बहुत पुराना सवाल है, मैंने पीछे भी पढ़ाया। कोशिका भित्ति की जो मोटाई है वो इसके लिए अंतर का काम करती है, ठीक है। कोशिका भित्ति की मोटाई, सॉरी कोशिका लिखिएगा, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की मोटाई दोस्तों यह डिफरेंस पैदा करती है, अंतर के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से संबंधित ये बातें बता रहा हूं। अगला सवाल है कि कौन सा जीवाणु दोस्तों कैसा होता है, उसकी आकृति छड़नुमा होती है। देखिए जीवाणु के कई प्रकार हैं, जैसे जीवाणु दोस्तों गोल आकृति का भी होता है, कोरोना वाला देखे होंगे, ठीक है, तो वायरस में था। कुछ गोल आकृति के जीवाणु होते हैं, ठीक है, गोल आकृति के भी जीवाणु होते हैं। कुछ दोस्तों छड़नुमा आकृति के जीवाणु होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ छड़नुमा आकृति के जीवाणु होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, छड़नुमा आकृति, ठीक है। तो ऐसे जीवाणुओं के अलग अलग टाइप पाए जाते हैं। तो कह रहा कि कौन सा जीवाणु ऐसा है जो इस तरह का होता है, जो छड़नुमा होता है, इसको बैसिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैसिली, ठीक है, बैसिली। इसी से याद रखेंगे बैसिलस, अभी बताऊंगा लैक्टोबैसिलस के बारे में। लैक्टोबैसिलस भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो बैसिली ये आप याद रखेंगे, बैसिली, ये छड़नुमा जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिली होते हैं, उनको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा किसे वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है। तो देखिए यहां पर 2 चीजों को माना जाता है। जो सही उत्तर है दोस्तों वो तो है युग्लिना। कौन सा है दोस्तों, युग्लिना, जो मैं आपको पढ़ाया भी हूं, युग्लिना। क्योंकि युग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, युग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और युग्लिना दोस्तों गति भी करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर पेड़ पौधों का गुण भी है, इसके अंदर गतिशील होने के कारण जानवरों जैसा गुण भी है। तो इस वजह से दोस्तों युग्लिना को इसके बीच का सीमा रेखा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको बैक्टीरिया को भी, सूक्ष्म बैक्टीरिया को सीमा रेखा मानते हैं, तो उसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या मानते हैं दोस्तों, कुछ लोग सूक्ष्म बैक्टीरिया को भी मानते हैं, ठीक है, सीमा रेखा पर मानते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया, ठीक है, सूक्ष्म बैक्टीरिया को भी सीमा रेखा मानते हैं। तो ठीक है, इसको भी एक पल के लिए हमने मान ही लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसने बताया कि किण्वन प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है, इसको कहते हैं पाश्चुरीकरण। क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहा जाता है, ठीक है। करा प्रक्रिया में जीवाणुओं द्वारा ये किण्वन होता है। ये किसने बताया, ये सबसे पहले लुई पाश्चर ने बताया था। किसने बताया था, सबसे पहले लुई पाश्चर ने बताया था दोस्तों। और इसी विधि को इन्होंने क्या कहा, इसी विधि को अपने नाम पर इसका नाम रखा पाश्चुरीकरण, ठीक है।
किण्वन या इंग्लिश में इसे फर्मेंटेशन कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए आगे मैं बताता हूं और भी सवाल। करा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, करा किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग को कौन संश्लेषित करता है? तो एक स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया दोस्तों कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है। आगे देखिए, करा प्राचीन काल में दही जमाने की जो बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया दोस्तों, यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती थी? तो वही बात है, जीवाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती थी, ये आप याद रखेंगे। प्राचीन काल में भी ये होता था और बैक्टीरिया की जरूरत तभी पड़ती थी, तो कोई आज की बात तो है नहीं। बैक्टीरिया आद्य जीव कहे जाते हैं, बहुत पुराने जीव हैं। करा दूध से दही बनाने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? ठीक है, तो देखिए दूध में क्या होता है दोस्तों? दूध में होता है लैक्टिक एसिड। आपने पढ़ा होगा कि दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है। और जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, किस नाम का? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है दोस्तों? इस नाम का एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया ही दोस्तों क्या कर देता है? दूध को दही में चेंज कर देता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पूछा दोस्तों जीवाणु का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस नाम है। ठीक है, ये लैक्टोज को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लिखिएगा करता क्या है? लैक्टोज को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, लिखिएगा लैक्टोज को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है। ठीक है, और ये क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? इसी से दूध क्या होता है? दही में बदल जाता है। अगला सवाल, इस सवाल को ना अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर अच्छे अच्छे ढंग से पूछा जाता है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कहां क्या उत्तर देना है, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। करा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए आप चाहते हैं कि जल से बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए जल में अगर क्लोरीन मिला दिया जाए, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मिला दिया जाए तब दोस्तों बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। या जल में ओजोन गैस जो होता है दोस्तों, ओजोन गैस के मिलाने पर भी दोस्तों बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जल में ब्लीचिंग पाउडर अगर मिला दिया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर भी बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कुछ विधियां दोस्तों जो बैक्टीरिया खत्म कर देता है, निष्क्रिय कर देता है जल में, नहीं तो बैक्टीरिया तो हर जगह पाए जाते हैं जब तक उनको समाप्त न कर दिया जाए। अगला, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया यह किस जीवाणु द्वारा होती बताया? तो ठीक है, तो ये तो पहले ही बता चुका हूं, लैक्टोबैसिलस इसे कहते हैं। कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये आप याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक मैं आपको 8 विषय पढ़ा चुका। मैंने पहले ही आपसे कहा इन 8 विषय में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास 150 लेक्चर में मैंने पढ़ाया। पूरा संविधान 80 लेक्चर में पढ़ाया। पूरा विश्व का भूगोल 100 लेक्चर में पढ़ाया। भारत का भूगोल 125 लेक्चर में पढ़ाया। फिजिक्स और केमिस्ट्री पुनः जो है 40 और 45 लेक्चर में पढ़ाया। इस तरह से 550 लेक्चर देने के बाद अब हम 9वें नंबर पे जीव विज्ञान की क्लास को कर रहे हैं। यहां 16,500 छोड़िए, आज ही की क्लास में आप 16,890 सवाल तैयार कर रहे हैं, यानी 390 सवाल और हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप आज नहीं जागेंगे, अब से वीडियो नहीं देखेंगे, तो ये कब 17,000 हो जाएगा, कब 18,000 हो जाएगा, कब 20,000 हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। मैं डे 1 से आपसे कह रहा हूं कि आप आइए, इस क्लास को देखिए, बहुत अच्छी क्लास है। बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए और पढ़ा रहा हूं आप सभी को। आपके एग्जाम, चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपको देखना ही चाहिए। इतना सवाल का उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगला दे रहा है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ऐसे उलट पलट के जब भी सवाल पूछे ना, तो हमेशा आपका उत्तर एक ही होगा, वो होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये क्या होता है, दूध जो होता है ये खराब हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में याद रखेंगे केसीन नाम का प्रोटीन होता है। किस नाम का होता है दोस्तों, ये नया सवाल है। दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा पृथ्वी पर उपस्थित पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जो जीव है, पृथ्वी पर पहला जीव जिसने ये ऑक्सीजन पैदा किया, वो कौन है दोस्तों, वो कौन है। वैसे हम शैवालों को जानते हैं, लेकिन यहां बैक्टीरिया से संबंधित सवाल है, तो याद रखेगा प्रकाश संश्लेषी जीव में साइनोबैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे। जी हां दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे। ये साइनोबैक्टीरिया जो दोस्तों, ये एक तरह से प्रकाश संश्लेषी जीव है और इसने पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा किया। ये प्रकार, इसी को हम नीले हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया लिखा हो या नीला हरा शैवाल लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। क्या लिखा हो, नीले हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल। और मैं आपको एक चीज बता दूं, शैवाल हमेशा यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये अकेला बेचारा है जो कहां पर आता है दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। जो किसमें आता है, यह अकेला ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत दोस्तों इसकी गिनती होती है। ये अपने आप में पहला ऐसा है, नहीं तो शैवालों को आप पढ़ेंगे तो शैवाल हमेशा यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलिए, करा नीले हरे शैवाल की प्रमुख प्रजातियां दोस्तों कौन सी हैं, ठीक है। नीला हरा शैवाल जो है इसकी प्रजातियां आपसे पूछ रहा है, इसकी और कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे साइनोबैक्टीरिया तो है ही है, साइनोबैक्टीरिया के अलावा कौन सा है, नहीं सुना होगा नाम, सुन लीजिए, एनाबीना। एनाबीना ये परीक्षा में आता है दोस्तों, ऑप्शन में, तो याद रखेगा। एनाबीना हो गया, ना स्टॉक, नो स्टॉक, ठीक है, नो स्टॉक, एनाबीना, नो स्टॉक, ज्यादा नहीं, 2-3 बताऊंगा। और एक और लिखिएगा, क्लोथ्रिक्स, बहुत सारी हैं, क्लोथ्रिक्स। और बाकी आप जो ये साइनोबैक्टीरिया देख रहे हैं तो है ही है, ठीक है, साइनो, ठीक है। तो ये सभी के सभी दोस्तों नीले हरे शैवाल के अलग अलग प्रजातियों के नाम में सबसे ज्यादा साइनोबैक्टीरिया जो है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट, यही ज्यादा आता है। कह रहा है किसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं, जो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। देखिए, दलहनी फसलों के जड़ों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं ये राइजोबियम है। कौन से हैं दोस्तों, राइजोबियम। जी हां दोस्तों, इसको कहते हैं राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है राइजोबियम। और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हुआ तो दाल का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। बस सीधे सीधे ही आप याद रख लीजिए। कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दोस्तों कौन से हैं बताया, तो किसको, राइजोबियम कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी है, ठीक है। तो राइजोबियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम। इसके अलावा याद रखेंगे, कई जगह पे आप पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ये तो नीले हरे शैवाल हैं, तो दलहनी में नहीं। ये साइनोबैक्टीरिया एक आता है फ्रैंकिया, ये फ्रैंकिया की बात हो रहा है, ठीक है, फ्रैंकिया ये जो होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु माने जाते हैं। केवल साइनोबैक्टीरिया मत बोलिएगा, ये अलग प्रजाति ही उसकी है, तो ये अभी आप ध्यान में रखेंगे। करा भोजन का विषाक्त होना जिसे बाटुलिज्म बोलते हैं, बातुलिज्म नहीं बाटुलिज्म बोलते हैं। करा किस स्पीसीज के संदूषण से ऐसा होता है, भोजन खराब हो जाते हैं, तो उसमें हो जाता है कोलेस्ट्रीडियम। क्या हो जाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम। जी हां दोस्तों, कोलेस्ट्रीडियम ये भी दोस्तों एक तरह का बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी खाना आपने पैक भी कर दिया तो पैकिंग वाला खाना भी दोस्तों इसकी वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रियम बोटुलिज्म, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। परीक्षा में ये सवाल बहुत बार पूछा गया, विश्वास कीजिए। आगे लिख रहा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, आर्की बैक्टीरिया से ये पैदा होता है मेथेन। क्या पैदा होता है दोस्तों, मेथेन। मेथेन CH4
के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को मेथेजोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मेथेजोन्स भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता है सवाल परीक्षा में। अगला सवाल करा, कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है? ठीक है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला, मैंने कहा ना जीवाणु तो शरीर के अंदर भी है। ये ई कोलाई नाम का एक जीवाणु है, वो पाया जाता है मनुष्य की आंत में। तो लिखिएगा दोस्तों, इशरिकिया कोलाई। ई कोलाई का मतलब क्या हो जाता है? ई कोलाई। ई कोलाई ये जो शब्द है, इसमें ई का मतलब क्या है? इशरिकिया, ठीक है, इशरिकिया, इशरिकिया, इशरिकिया कोलाई, इशरिकिया कोलाई याद रखेंगे। ये जो बैक्टीरिया है आंत में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे पाचन में मदद करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया याद रखेगा पाचन में सहायक है, ठीक है। तो सब बैक्टीरिया खराब ही नहीं होता है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा, आंत के जीवाणु के द्वारा क्या संश्लेषित होता है? ठीक है, तो आंत के जो जीवाणु होते हैं ना, ये संश्लेषित करते हैं विटामिन को, ठीक है। और किस किस विटामिन को दोस्तों? तो याद रखिएगा विटामिन B12 जिसे आप कोबाल्ट कहते हैं, जी हाँ, विटामिन B12 जिसे आप क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं, उसको संश्लेषित करता है। या फिर विटामिन के को, ठीक है, विटामिन के को, जिसकी वजह से आपके ब्लड में आपका ब्लड जो है कटने के बाद जब शरीर से बाहर आता है तो थक्का बन जाता है, ठीक है। ब्लड थक्का किस कारण बनता है? विटामिन के की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा, खून का थक्का बनना, खून का थक्का बनना ये किस विटामिन की वजह से हो पाता है दोस्तों? तो विटामिन के। अच्छा, किस विटामिन के कारण खून जो है तरल अवस्था में रहता है? जब तक शरीर में रहता थक्का नहीं बनता ना, शरीर में तो तरल अवस्था में रहता ना, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो लिखिएगा, खून में एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन है जिसके कारण यह ब्लड क्या होता है दोस्तों? तरल अवस्था में रहता है। जब तक शरीर के अंदर है वो तरल अवस्था में रहता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, साथ में जब पढ़ेंगे ना, तो मैं ऐसे ऐसे सवाल जानबूझ कर लेके आता हूं ना कि आपको लगे कि मैंने नितिन सर की क्लास में पढ़ा तो कुछ नया सीखा। हर एक क्लास में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। किस जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका नामक रोग होता है? किरीट पीटिका एक्चुअली में ये एक तरह का, इसे कहा जाता है पौधों का ट्यूमर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पौधों का ट्यूमर। क्योंकि दोस्तों पौधों में गांठ जैसी संरचना बन जाती है। आपने प्याज वगैरह के ऊपर, टमाटर वगैरह के ऊपर आपने गांठ देखा होगा, वो गांठ दोस्तों ये किरीट पीटिका ही होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये किस वजह से होता है? तो इससे ट्यूमर होता है, तो इसका नाम ही दोस्तों ट्यूमरेफिशियंस नाम है इसका, ट्यूमरेफिशियंस। तो ये जो बैक्टीरिया उसको इसी नाम पर दे दिया गया क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए एक शब्द यहां लिखेंगे एग्रो बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे? एग्रो बैक्टीरिया। और ट्यूमर से संबंधित है तो पहले आप लिखिएगा ट्यूमर शब्द को लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सॉरी, ट्यूमेफेसियंसस, ठीक है, ऐसे नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है यार, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ट्यूमेफेसियंस, ठीक है, फेसियंस, ठीक है, ट्यूमेफेसियंस, ये इसे कहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कठिन नाम है। तो ये ट्यूमर वाली गांठ बनाता है, तो ट्यूमेफेसियंस शब्द याद रखेंगे। इतना बार मैं इसको पढ़ाने से पहले 100 बार बोला, 100 बार नहीं, ज्यादा हो गया, 10-20 बार मैं खुद ही बोल रहा था टहल के, इसको मैं भूल न जाऊं, तो दिमाग में छप गया है कागज पे लेके लिख के, क्योंकि मेरे लिए भी नया सवाल होता है ना। ऐसा नहीं कि हर सवाल मुझे याद है भाई। अब ये ट्यूमर वाली बात याद है क्योंकि ट्यूमेफेसियंस से ट्यूमर वाली बात तो याद हो गई, लेकिन जो कठिन बात है, गांठ होठ तो समझ में आ गया, सब याद हो जाता है, लेकिन ये वाला चीज हमको भी लेके रीड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही परेशान होते हैं कि ऐसे सवाल कैसे याद होंगे, होते हैं याद, थोड़ा समय लगता है। किसने पता लगाया कि पशुओं में एंथ्रेक्स, मनुष्य में टीबी रोग, क्षय रोग को क्या कहते हैं? क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। और हैजा जीवाणुओं द्वारा होता है। करा ये पहली बार पता किसने लगाया कि ये सब टीबी से होने वाले रोग हैं दोस्तों? तो जर्मन चिकित्सक थे, नाम आपने सुना होगा रॉबर्ट कोच का, ठीक है, रॉबर्ट कोच। क्या नाम दोस्तों? रॉबर्ट कोच का नाम सुना होगा। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इस एंथ्रेक्स, टीबी और हैजा के बारे में बताया, ठीक है, कि भैया ये जितने भी रोग हैं, ठीक है, चाहे पशुओं में होने वाले रोग हों, चाहे इंसानों में होने वाले रोग हैं, ये सभी के सभी रोग टीबी के कारण होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था। करा कौन से जीव दोस्तों जल में पाए जाते हैं? तो जल में दोस्तों जो आपने पीछे पढ़ा था ई कोलाई, ठीक है,
ई कोलाई, ये दोस्तों ई कोलाई भी जल में पाया जाता है, जल में बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सीगेला हो गया, मुझे और नहीं नाम याद आ रहा है, सीगेला, सीगेला आदि कर लीजिए, ठीक है। तो जल में पाए जाने वाले बहुत सारे जीवाणु हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट ये जो इंपॉर्टेंट है इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। करा बैक्टीरिया का आकार किस में मापा जाता है? इसको माइक्रोमीटर में मापा जाता है, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया का आकार दोस्तों ये माइक्रोमीटर में मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा सबसे छोटा बैक्टीरिया दोस्तों कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया, ये क्योंकि मापा जाता है इस साइज में, तो इसका नाम भी उसी तरह से माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों? सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अच्छा, यहां दो सवाल लिखेगा, सबसे छोटा भी लिखिए और सबसे बड़ा भी लिखिए। बड़ा वाला जल्दी आपको मिलेगा नहीं, इसका सवाल कब मिलेगा, ठीक है। तो लिखिएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, ठीक है, गैलीसेप्टिकम। ये जो है दोस्तों ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछ दिया तो याद रखिएगा थियो मार्गरीटा। क्या नाम है दोस्तों? थियो मार्गरीटा नाम याद रहेगा। सर ये तो मार्गरीटा बड़ा अच्छा सा नाम है, सेनोरिटा। हाँ, तो सेनोरिटा वो तो जापानी शब्द हो जाएगा। इसके आगे एक और शब्द लिखेगा नामीबियंसिस। क्या लिखेंगे? नामीबियंसिस, ठीक है, नामीबियंसिस, नामीबियंसिस, नामीबियंसिस। जैसे गैलीसेप्टिकम था उसी तरह से नामीबियंसिस आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है ये उसकी बात हो रही है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, करा बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा था एंथ्रेंस रोग होता है, ठीक है। तो एंथ्रेंस रोग दोस्तों ये पशुओं में होता है। इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा था कि टीबी रोग होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि भैया हैजा रोग होता है। इसके अलावा याद रखेगा जो टिटनस होता है ना, टिटनस, जी हाँ, लोहे वगैरह से चोट लग जाता है टिटनस, वो भी दोस्तों याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बाकी निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, इसको भी लिखिएगा। निमोनिया भी दोस्तों बच्चों में होता है, निमोनिया, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है। ये सब दोस्तों ये याद रखेगा किससे होने वाले रोग हैं? ये सीधा सीधा बैक्टीरिया, यहां लिखा है कि ऐसे कौन से रोग हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सबसे ज्यादा इस पूरे क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एंथ्रेंस से पशुओं वाला रोग है टीबी, हैजा, टिटनस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, यहां तक कि प्लेग और कुष्ठ रोग, जो कोढ़ वाला रोग होता है वो भी दोस्तों इसी से होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा प्लेग रोग, लिखिएगा प्लेग और कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग आदि, ये सब दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गया। तो देखिए पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ जो है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा वैदिकी.com पे चले जाए, ठीक है, वैदिकी.com पे चले जाए, वहां जो है पीडीएफ मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप 9026, ठीक है, 156165, ठीक है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी पेड कोर्सेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा दोस्तों ऑफिशियल नंबर है, तो आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। आप भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, बहुत शानदार क्लास है दोस्तों। एक बार आप पेड पढ़ लिया ना, मेरा पेड पढ़ाने का जो अनुभव है और कारण है, दोनों चीजें मैं आपसे बता दूं। मेरे साथ एक घटना हुआ ना, मैं सोचता हूं कोई भी इंसान मुझे ऐसा पढ़ाए कि हमको कोई विषय एक बार पढ़ना पड़े, बार बार नहीं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप एक विषय को न जाने कितने बार पढ़ते हैं, जब जब कोचिंग जाते हैं फिर इतिहास लेके बैठ जाते हैं, फिर भूगोल लेके बैठ जाते हैं, फिर संविधान लेके बैठ जाते हैं, न जाने कितनी बार आप पढ़ने बैठते हैं, और आप अपने दिल पे हाथ रखकर एक कह नहीं सकते हैं कि हां हमने पूरा कवर कर लिया, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, तो मैंने कहा एक ऐसा बैच बनाया जाए जिसको पढ़ करके कोई भी बच्चा दोबारा उस विषय को ना पढ़ना चाहे। एक बार पढ़ लिया, वो पहला और आखिरी बार होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको पढ़ना है तभी आप मेरे बैच में आइएगा, अन्यथा अभी सैर सपाटा कर लीजिए, घूम टहल लीजिए, जितना घूम सकते घूमिए। थक जाइएगा तो मेरे पास आइएगा। डायरेक्टली पढ़ना है, समझना है तो आइए, और नहीं घूमने की इच्छा हो तो खूब घूम सकते हैं।
मैं बड़ा फ्लुएंट टाइप का आदमी हूं, ठीक है, ज्यादा मस्का वस्का नहीं मारता। अरे भाई पढ़ेंगे अपने लिए, नौकरी आपको मिलेगी, पैसा आप कमाओगे, हमें काहे परेशान होना। हमारा काम है सिर्फ बता देना कि हाँ भैया बहुत अच्छा है। और दुनिया में आज देख रहे हैं लोग एकदम शॉर्ट्स के पीछे इतना दीवाना हुए पड़े हैं कि लगता है 1 मिनट में कोई उनको किताब घोल के पिला देगा। अरे कहां दुनिया में पड़े हो। जब तक अध्यापक नहीं होगा और क्लास में आज को समझाएगा नहीं कि देखो ये चीज याद रखना, परीक्षा में ये चीजें ऐसे ऐसे पूछ दे तो ये जवाब देना, वो एआई समझाएगा तुमको। पढ़ लेना एआई से, टॉप कर लेना एआई से, पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एक अध्यापक कर सकता है वो एक एआई कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। खैर शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं। आनंद दे सकता है, डोपामाइन आपके मस्तिष्क में क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और एक अलग दुनिया में आपको लेके जा सकता है, लेकिन जिस वजह से आप सक्सेस होंगे ना वो नहीं कर सकता। बस यही अंतर है। तो आप मुझे मौका दीजिए, ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, पढ़ के देखिए, डेमो क्लास लेके देखिए, मत परचेज कीजिए। पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं पढ़ा क्या रहा हूं। तो आप इस क्लास के साथ साथ करंट वाली क्लास भी दोस्तों जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो उसको जरूर देखिए। धन्यवाद।